तो टाइटल से ही आपको ये क्लियर हो रहा है कि बेसिकली वो मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगी, वो मटेरियल्स कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। नॉन टेक्निकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेंगे उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। बट टेक्निकली हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, टेक्निकली डेफिनेशन जो होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। चलिए समझते हैं टेक्निकली कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर एक थ्योरी समझनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड थ्योरी। ध्यान से समझिएगा बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है। क्या है, हमने देखा था बेटा किसी एक आइसोलेटेड एटम के अंदर, बोर मॉडल आपने पढ़ा है ना। तो आइसोलेटेड एटम के अंदर हम क्या करते थे, किसी भी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी कितनी होती है ये हम डिफाइन कर पा रहे थे, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं nth सेल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन करूं तो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ था, बोलो बेटा, ठीक है ना। ये रिलेशन था nth सेल में किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का रिलेशन। स्क्वायर कहाँ गया? लो, बोर मॉडल, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, अब आपको क्या दिख रहा है कि इसकी फिक्स्ड एनर्जी हम डिफाइन कर पा रहे थे इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम, बट एक्चुअल केस में ये रिलेशन वैलिड नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है, वो जो अदर कॉन्सेप्ट है जो बोर मॉडल से प्रूफ नहीं होते उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अभी यहाँ पर उस मॉडल को लेकर के भी बात करूं फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है, क्योंकि जब हम किसी सैंपल को लेते हैं, किसी सॉलिड को लेते हैं, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो आइसोलेटेड एटम नहीं है, यहाँ पर कई सारे एटम्स हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। अब इस एटम के अंदर यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन सिर्फ उस एटम के न्यूक्लियस के साथ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो सराउंडिंग में एटम्स है उन सब का एक यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट है। एंड उस इफेक्ट की वजह से इसकी जो एनर्जी होगी उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती है। और रादर हम क्या करते हैं, वहां पर एक एनर्जी की रेंज डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर रेंज डिफाइन करते हैं, हमें इतना आइडिया तो है कि रेंज डिफाइन कर दी हमने कि इस रेंज में इसकी एनर्जी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, क्लियर? यस सर। इसी रेंज को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम एनर्जी जो पॉसिबल है उन दोनों का पूरा जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल रहे हैं दैट इज एनर्जी बैंड, ठीक है। अब एनर्जी बैंड भी दो तरह के हो सकते हैं, पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। बहुत ही सिंपल है ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी एनर्जी की जो रेंज होगी उसको हमने बोला है वैलेंस बैंड। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब जो कंडक्शन करा सकता है, उसकी एनर्जी की जो रेंज होगी उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। बोलो क्लियर है क्या, है ना। तो रेंज ऑफ एनर्जीज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इसी तरह से रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते थे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। कैसे यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा सेमी कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करती, 1 मिनट, देखिए क्या है डायग्राम। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है
दीजिए, है ना। देखिए क्या है, मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए क्या है यहाँ पर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी कंडक्टर के लिए, उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है, अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल है, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी कि पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी होगी अनबाउंड इलेक्ट्रॉन की, और ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एज इट इज वैलिड। हम यहाँ पर वैल्यूज लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये मैंने दिखाया है वैलेंस बैंड, मान लीजिए। ओके, वैलेंस बैंड ये दिखा रहा है कि बेसिकली इस कंडक्टर के लिए, मतलब जो भी जिस भी मटेरियल के लिए मैंने ये एनर्जी बैंड दिखाया हुआ है, उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशन के बेसिस पे, उसके अलग अलग एटम्स के साथ इंटरेक्शन के बेसिस पे रेंज जो डिफाइन हो रही है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। एट द सेम टाइम इस मटेरियल के लिए जो कंडक्शन बैंड है वो ये वाला दिख रहा है। इसके अंदर जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सपोज यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, मैंने एग्जांपल लिया केवल वैल्यूज का, कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? ओके, ये है इसका वैलेंस कंडक्शन बैंड, ये है इसका वैलेंस बैंड। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि बेसिकली इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो हैं तो वैलेंस सेल के अंदर, बट उनकी एनर्जी जो है वो इतनी सफिशिएंट है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो एट द सेम टाइम कंडक्शन बैंड के अंदर भी लाई कर रही है। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर यहाँ पे एग्जांपल लूं मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी मैंने बोल दी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो अगर चाहे तो वो कंडक्शन बैंड में भी है और वो कंडक्शन भी करा सकता है जरूरत पड़ने पर। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ यस पर तो वो यस सर। मटेरियल जिनके अंदर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है उनको बोलते हैं हम कंडक्टर। ठीक है बेटा, टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं कि वो मटेरियल्स जिनके लिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेगा, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर। यही चीज यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है कि जब हम इंसुलेटर को देखेंगे तो इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होगा। ये कंडक्टर था, इंसुलेटर के केस में आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। इसमें जो वैलेंस बैंड है एंड कंडक्शन बैंड है ये सेपरेटेड है। अगेन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल देखिए वैल्यूज का, कि सपोज यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको क्या दिख रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देखें जो वैलेंस शेल में है इंसुलेटर के अंदर, तो सपोज कोई एनर्जी मैंने इसकी ले ली है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है इस इंसुलेटर के अंदर जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कहां पर है? वैलेंस बैंड में है अभी इसकी एनर्जी, है ना। अगर इसको कंडक्शन में पार्ट लेना है तो इसको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो आप बोलोगे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो क्योंकि जब आप इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे ना तब जाकर के ये कंडक्शन बैंड में आ पाएगा, तब जाकर के ये कंडक्शन में पार्ट ले पाएगा। बताइए, ठीक है? ओके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें जो मिनिमम एनर्जी है और जो मैक्सिमम एनर्जी है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा यहाँ पर और दिख रही है, देखिए क्या, इसी एग्जाम ये जो वैल्यूज मैंने ली इनके साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि इस इंसुलेटर के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, दोनों में से कहीं कहीं एक जगह तो हो गई, है ना बेटा। ओके, अभी मैं बोल रहा हूँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। समझ पा रहे हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो ना ही वैलेंस बैंड के अंदर है ना ही कंडक्शन बैंड के अंदर है। ठीक है ना? ओके, इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या ऐसी कोई भी वैल्यू। तो अभी आपको दिखेगा कि ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं इनके बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि यहां से यहां तक जो एनर्जी की रेंज है, यहां से यहां तक जो एनर्जी की रेंज है, ये किसी भी
इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन क्यों बोला है? क्योंकि ये एनर्जी किसी के पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी। ओके, तो वो मटेरियल्स जिनके लिए एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। एंड वो मटेरियल्स जिनके लिए एनर्जी बैंड की गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। यहां पर इनके लिए भी बैंड डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाऊं, तो इनका इंसुलेटर के इक्वल ही है, बट इसमें एनर्जी बैंड गैप कम है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंडक्शन बैंड में आना होता है वैलेंस बैंड से, तो इनको इंसुलेटर के कंपेरेटिवली कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये इजिली कंडक्शन करा सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द इंसुलेटर। बोलिए, समझ पा रहे हैं ये बात? ओके यस सर। तो अब इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लें अगर कि भाई कंडक्टर के एग्जाम्पल लें, तो आपको पता है कंडक्टर एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, एंड दिस सोडियम एटसेट्रा, ये सारे कैसे हैं? कंडक्टर हैं। अच्छा, अगर हम इंसुलेटर की एग्जाम्पल लें, तो आपको इसके भी एग्जाम्पल पता है। भाई एग्जाम्पल क्या है इसका? तो ये सब इंसुलेटर ही होता है ना। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल लें अगर सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल देखिए क्या है। बहुत तरह के सेमीकंडक्टर्स मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से सबसे कॉमनली जो आप देखेंगे वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है बेटा। इसके अलावा मतलब एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर भी होते हैं और यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं। तो एलिमेंट्री की मैंने एग्जांपल ये आपको दिखा दी, और भी होते हैं। ऐसे ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ओके, ये इंडियम है और फास्फोरस है, इनका कंपाउंड। ऐसे ही गैलियम और आर्सेनिक, इनका कंपाउंड। ये सब जो है यहाँ पर कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है बेटा। ओके, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, जो मैं लिखता जा रहा हूं, आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। देखिए पहला क्या, वो मटेरियल्स जिनके लिए मटेरियल्स फॉर विच एनर्जी बैंड गैप इज बिलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल टेक्निकली, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको ये पॉइंट तो दिख गया कि बेसिकली कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट अगर हम सेमीकंडक्टर को लेकर के चले। बट ये रिजल्ट एक्चुअल में ऐसे वैलिड नहीं है। जब हम किसी सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे जाकर के रखेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, रूम टेम्परेचर पे रखा है तो सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर उतना ही है, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके आ जाएंगे। तो एट रूम टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट रूम टेम्परेचर देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन in the conduction band as compared to
इंसुलेटर, इंसुलेटर के कंपेरेटिवली ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, यहाँ पर अब एक पॉइंट आ रहा है कि अच्छा इसका रिवर्स करें, अगर सपोज हम किसी सेमीकंडक्टर को कूल करते जाएं, तो जैसे जैसे हम इसको कूल करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी। थर्मल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी तो इन दैट केस क्या होने वाला है बताओ। तो इन दैट केस आप बोलोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए थे जंप करके, है ना, थर्मल एनर्जी की हेल्प से, वो वापस से उनकी जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड में आने लगेगी ना। बोलो, वापस से वो क्या होंगे, अपने वैलेंस शेल में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, लगातार कम होते जाएंगे, है। एंड अगर हम इसको एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचा देंगे तो वहां पर जाके क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सारे ही वैलेंस बैंड में होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एंड इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर। as the temperature of semiconductor, अच्छा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा सेमीकंडक्टर बेटा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वो जंप करके आ जाएंगे, है ना। बोलो, जंप करके कहाँ पे आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और जब वो कंडक्शन बैंड में जंप करके आ जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पे कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज उनकी बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम बोलते थे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्वांटिटी बढ़ने की वजह से कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। समझ पा रहे हैं? ओके, Yes. so as the temperature of semiconductor material increases, more electrons jump to conduction band and conducting properties enhances. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बेसिस पे यहाँ पर रिजल्ट जो लिखते हैं हम लोग, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये जो रिजल्ट लिखते थे, इस रिजल्ट में हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अल्फा जो होगा वो नेगेटिव होगा। अल्फा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अल्फा की वैल्यू जब आप नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा दिस बनेगा, तभी आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इसका रिवर्स भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब टेम्परेचर कम करने पे इसका उल्टा होगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका उल्टा होने लगेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर, जो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, these are generally found in fourth group of periodic table। ठीक है, जनरली ये कहां पर होते हैं, फोर्थ ग्रुप में आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल। ओके, इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो मटेरियल्स होते हैं जनरली फाउंड विद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब जो सेमीकंडक्टर होता है
इसकी भी वैरायटी है, तो इसमें से सबसे पहले आ रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आप नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर। टेक्निकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है? देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने एग्जांपल एक लिया हुआ है। सपोज अगर हम जर्मेनियम का एक सैंपल लें, जर्मेनियम का एक सेमीकंडक्टर लें जिसमें कोई भी अदर एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ जर्मेनियम, तो उसको हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। तो इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? अगर बेटा हम देखें तो इनकी फोर्थ ग्रुप में थे पीरियोडिक टेबल में, है ना? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हर एक जर्मेनियम एटम के पास, है ना? तो इन चारों की इसको पेयरिंग करनी थी। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इस तरह से अपने एक एटम को अगर आप देखेंगे तो इसने अपने नेबर 4 एटम के साथ, इसने अपने नेबर 4 एटम के साथ इस तरह से यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें ये दिखते हैं। अभी क्या हो रहा है, अब मैंने बोला था आपसे कि भाई जब हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे इस सैंपल को, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो अपने वैलेंस शेल से जंप करके कंडक्शन शेल में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखना है ना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहाँ आ गया, जंप करके कहाँ आ गया, कंडक्शन शेल में। कंडक्शन शेल में आने का, कंडक्शन बैंड में आ गया, इसका मतलब कहाँ है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये मैंने दिखा दिया है कि सपोज यहाँ पर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, ठीक है? तो जब भी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आएगा, तो प्रॉब्लम भी साथ में आ गई। एक क्या है प्रॉब्लम, कि इसका जो यहाँ पर पेयरिंग थी इस एटम के साथ, उस पेयरिंग में इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, वो इलेक्ट्रॉन तो हट गया यहाँ से, है ना? ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। किसकी? तो हम बोलेंगे वैलेंस शेल का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। बोलो, सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा बिल्कुल बता रहा हूँ, वेट तो नेट नहीं करा सही करो आ रहा अभी। था। वैकेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएगा, वैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, और उसके साथ साथ जब वो बाहर आ गया तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी तो क्रिएट हो गई। बताइए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? यस ओके, सर। इसको हम बोलते हैं, ये जो वैकेंसी है इसको हम वैकेंसी नहीं बोलेंगे कहीं पे भी, इसको हम बोलेंगे दीज आर होल। क्या है, होल क्रिएट हो गया है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस जगह थोड़ी रहेगा, बाउंड नहीं है ये, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला जाएगा मूव करके। यहाँ पर मैंने दिखा दिया, सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पर आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि भाई कोई भी एटम इनिशियली न्यूट्रल था, तो यहाँ पे ये जो जर्मेनियम एटम आप देख रहे हैं पर्टिकुलर, ये कैसा था, न्यूट्रल था। बट अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास नेट चार्ज जो है वो तो पॉजिटिव हुआ। बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज बचा। यस सर। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास बचा है वो क्यों है, तो हम बोलेंगे कि जो होल है, इस होल की वजह से ही तो है। अगर हम इस होल को फिल कर दें तो वापस से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना? तो ये जो होल होते हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं इसको पॉजिटिव होल बोलता हूं, बट सिंपली इसको होल बोलेंगे तो भी इसका सेंस वही होता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जब इस तरह से थर्मल एजिटेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो 2 चार्ज कैरियर बनेंगे। एक चार्ज कैरियर तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख ही रहा है ये, और मैं बोल रहा हूँ ये जो होल यहाँ पर क्रिएट हुआ है बेटा, ये इटसेल्फ एक चार्ज कैरियर है। कैसे, तो आप देखेंगे ये कैसे चार्ज को कैरी कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको क्लियर हो गया। अब कैरी कैसे कैसे ये मूव करेगा इसको भी समझिए। ये जो सारे ही जर्मेनियम एटम है, सारे ही आइडेंटिकल कैपेसिटी के हैं, है ना?
सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिमिलर ही है। तो अभी क्या होने वाला है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी ये जो एटम है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पुल कर लिया जाए इधर, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया गया इस तरफ, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वापस से इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्रिएट हो गया है होल। बोलो हो गया ना ऐसा? तो ये वैकेंसी जो थी, मतलब ये जो पॉजिटिव होल है, ये मूव करके यहाँ पर आ गया, ऐसा मैं बोल सकता। ठीक है, फिर ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है कि इसने क्या किया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, सपोज इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पुल किया जाएगा तो यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाएगी, यहाँ पे वैकेंसी फिल हो गई तो यहाँ पर वैकेंसी आ गई मूव करके। बोलो ठीक है, ये बात क्लियर है? यस तो इस सर। तरह से ये जो पॉजिटिव होल है ये इटसेल्फ मूव कर सकते हैं विद इन द होल सैंपल, है ना? ओके, तो दो तरह के चार्ज कैरियर यहाँ पर होने वाले हैं। एक पॉइंट जरूर यहाँ पर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर number of free electrons इक्वल होगा नंबर ऑफ होल्स के। ओके क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कैरियर। क्या बोल रहे हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज कैरियर। एंड होल्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये जो हमने होल्स देखे, इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव होल। होल अपने आप में ही सफिशिएंट होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं पॉजिटिव वर्ड आगे लगाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, देखिए क्या है पहला पॉइंट, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। दीज आर नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन मूव थ्रू आउट throughout the semiconductor material, hence is called charge carrier। ठीक है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट्स मोबिलिटी इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से इसकी मोबिलिटी कम होती है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अभी ये सारे पॉइंट्स तो आपको नॉर्मल से लगे होंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स इफेक्टिव मास इज more than that of electron। देखिए, इफेक्टिव मास इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। बेसिकली मास, रेस्ट मास जो हम जानते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट मास तो कुछ होगा ही नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इफेक्टिव मास की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इफेक्टिव मास का एक अलग एक्सप्रेशन होता है
उसके बेसिस पे जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इफेक्टिव मास होता है होल के लिए वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज्यादा होता है। इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा कोई यूज नहीं है उसका, इसलिए हम यहाँ पर उस पार्ट को लेके नहीं चल रहे हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक प्रोसेस आ रहा है विच इज कॉल्ड डोपिंग। सुना है आपने ये वर्ड डोपिंग? Yes, sir. क्या होता है, कहाँ पे सुना है? सॉलिड स्टेट। Chemistry. जनरल लाइफ में भी तो सुना है। हाँ सर, सुना जनरल है, लाइफ पेड़ में में। डोपिंग वर्ड होता है फिजिकल ना। एजुकेशन में। हाँ, वही वाला डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है बेटा, तो एक बहुत जनरल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि भाई एक एथलीट था, हर गेम के पहले उसका क्या होता है, एक डोप टेस्ट होता है ना। डोप टेस्ट ये केवल क्लियर करने के लिए होता है कि क्या उसने कुछ ऐसे डोपिंग एलिमेंट्स तो नहीं ले रखे हैं या ऐसे कोई सब्सटेंस तो नहीं ले रखे हैं जिनकी हेल्प से उसने आउट परफॉर्म किया है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? यस तो सर। डोपिंग का मतलब होता है कि बेसिकली एक एथलीट कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लेता है जिसकी हेल्प से वो जितनी कैपेसिटी उसकी है उससे ज्यादा परफॉर्म कर जाता है, उससे बेटर परफॉर्मेंस दे जाता है। यही होता है ना डोपिंग टेस्ट, डोपिंग सॉरी, यही होता है ना डोपिंग। वही सेंस यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर के अंदर है। क्या है सेंस कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर चार्ज कैरियर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एट रूम टेम्परेचर जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। इस वजह से कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जीरो तो नहीं थी, बट हाँ फिर भी बहुत कम थी। हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ मिक्स किया। क्या मिक्स किया, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटी मिक्स की। क्या किया बेटा, इम्प्यूरिटी मिक्स की हमने। इम्प्यूरिटी को मिक्स करने के बाद हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट इज रिगार्डेड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलने वाले हैं। अच्छा, इम्प्यूरिटी जो है वो क्या है, ये इस पे अभी आएंगे। उसके पहले यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया उसको समझ लीजिए केवल कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही लो थी। हमने इसमें कुछ मिक्स किया इम्प्यूरिटी, उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला उसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी इंट्रिंसिक के कंपेरेटिवली। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको डोपिंग बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो इम्प्यूरिटी है, ये इम्प्यूरिटी किसको बोल रहे हैं? इम्प्यूरिटी दो तरह की हो सकती है। हम इसमें एक ऐसे एलिमेंट्स मिक्स कर दें जो पेंटावेलेंट हो या फिर ट्राइवेलेंट हो। ठीक है बेटा, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स मिक्स करेंगे हम, और इसी को हम बोल रहे हैं इम्प्यूरिटी एटम, एंड ये प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। ठीक है, अब जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला है इसको समझते हैं। देखो, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या इट कैन आल्सो बी कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ पा रहे होंगे आप, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर भी इसको बोला जा सकता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, देखिएगा कैसे। एक हो सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो सकता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलेगा, व्हेन pentavalent impurity is mixed. Impurity is mixed. Then the kind of semiconductor that we get after the doping is called n-type semiconductor. And अगर हम trivalent impurity mix करेंगे
when trivalent impurity is mixed, then the doped semiconductor that we obtain by the doping is p-type semiconductor. ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की एग्जांपल अगर लेंगे तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एग्जांपल पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एग्जांपल लें अगर तो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एक्सेट्रा। ऐसे ही पी टाइप की अगर बात करें तो पी टाइप में मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी जो है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी वो बोरॉन है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा, है ना। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि इन तरह के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कहाँ से नाम आया इनका, कहाँ से हम इनको एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, पी टाइप क्यों बोल रहे हैं, इसको समझना है हमको। ठीक है, तो वेट करिए एक मिनट। सबसे पहले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को मिक्स कर दिया। मैंने अभी यहाँ पर फॉस्फोरस का एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। अब क्या होगा बेटा कि जो जर्मेनियम था वो उसकी वैलेंसी थी 4, तो उसको इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बट फास्फोरस जो है इसके पास इसकी वैलेंसी कितनी है, 5। तो अभी यहाँ पर अगर मैं किसी एक फास्फोरस एटम को यहाँ पर देखूं तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो यहाँ पर अपने 4 नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर ली। बोलो ठीक है ना, बताओ बेटा, इस तरह से बॉन्डिंग कर ली। Yes, sir. अभी उसके पास लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया है जो यहाँ पर अनपेयर्ड है। ठीक है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाता है। समझ पा रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाएगा। ये इसको फ्रीली इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सिंपली कंडक्शन करा सकता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे जितने भी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम यहाँ पर होंगे इस पूरे के पूरे सैंपल के अंदर, उन सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया है। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया है दैट विल बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं, क्लियर है? ओके। Yes, sir. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम आपने ऐड कर दिए सब्सटेंस के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट हो चुके हैं, है ना। ओके, Yes, sir. उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गए। मैं एक सिंबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं। देखिएगा, समझिएगा। अभी वैसे तो ये जो मैं अभी यहाँ पे सिंबल दिखाने जा रहा हूँ इसमें पूरे में सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स थे। जहां जहां पर फॉस्फोरस के एटम है मैं सिर्फ उन एटम्स को दिखाने जा रहा हूँ। क्या दिख रहा है आपको कि कोई भी एटम नेचुरली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये जो फॉस्फोरस एटम मैंने दिखाए हुए हैं ये न्यूट्रल थे। बट हाँ, अगर आप इनमें से ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं इनको रिमूव कर देंगे तो इनके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इनको दोनों को सेपरेट करके दिखाया है, इलेक्ट्रॉन साथ में इसके साथ फॉस्फोरस एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया यहाँ पर तो इसके पास नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? ये जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। These all are the free electrons and इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और होगी कि ये तो प्रोसेस था इन एटम्स की वजह से, ये जो आपने मिक्स किए हैं। इसके पहले जो जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम था, उसके अंदर तो दोनों तरह के चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन भी थे, होल्स भी थे, है ना। पहले से ही कुछ क्वांटिटी तो थी। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से भी आते हैं, कुछ होल्स भी थर्मल एजिटेशन की वजह से पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये एक होल है। ऐसे ही यहाँ पर एक और मैं होल दिखा रहा हूँ, ये देखो एक और होल है यहाँ पर।
तो ये सारे वो फ्री होल्स, ये सारे वो होल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, ओके, बताइए कोई कंफ्यूजन है, समझ पा रहे हैं? Yes, अब sir. इस डायग्राम को देखिए और इसमें बताइए कि नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है ना सब्सटेंस के अंदर? नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है ना बेटा? भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसमें तो इलेक्ट्रॉन होल्स इक्वल थे, अब जब आपने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना यहाँ पर, है ना? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है, दिस इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड यहां पर होल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोल रहे हैं इनको? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव है, इस वजह से हमने इसका नाम दिया हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो टाइटल था वो यहां से आया है, समझ पा रहे हैं आप? बताइए, क्लियर है बेटा? तो ये Yes, हो sir. गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पर एन टाइप को फॉर्म किया हमने, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यहाँ पर पी टाइप को भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर ये एक सैंपल लिया, इसके अंदर जर्मेनियम एटम्स थे, पूरे में ऑर्गेनाइज थे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे थे। हमने क्या किया, हमने ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स कर दी। एग्जाम्पल लेना, सपोज हमने यहाँ पर एल्युमिनियम मिक्स कर दिया। अब जब यहाँ पर एल्युमिनियम आएगा तो इस एल्युमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो अपने 3 नेबर जो जर्मेनियम एटम थे उनके साथ तो ये इसने क्या कर लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मान लेते हैं इसके इनके साथ फॉर्म कर लिया। बट इधर वाला ये जो जर्मेनियम एटम है ये भी इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, बट इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड जो सपोर्ट है होना चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब इसको क्या चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? बताइए, आप बताइए, इसको क्या चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन चाहिए। Yes. बताइए, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना इसको। अगर इसको हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये अपने इस वाले जर्मेनियम एटम के साथ, नेबर एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड और फॉर्म कर लेगा। ठीक है क्या? बोलिए। हाँ, sir. तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रही है, वैकेंसी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रही है। इसी को तो बोलते थे हम होल। समझ पा रहे हैं? तो अभी क्या होगा इसके अंदर, जब आप इस तरह से यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो इसके पास ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है होल्स क्रिएट हो गए। जितने इम्प्यूरिटी एटम, जितने ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम है उतने ही नंबर ऑफ होल्स वहां पर आ चुके हैं सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर बनाऊं तो सिंबॉलिक डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, जो जहां जहां पर एल्युमिनियम या बोरॉन के एटम्स है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है, उन एटम्स को ही मैं दिखा रहा हूं। बोलो, ठीक है बेटा? अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि इनके पास ये जो होल हैं ये तो मूव कर सकते हैं, आपको ये बात तो पता ही है। तो ये होल्स यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं किसी भी एल्युमिनियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैं इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं तो ये तुरंत ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके पास नेट चार्ज कितना आ जाना चाहिए? नेगेटिव, है ना? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एडिशनली एक्सेप्ट कर लिया है। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर दिखाइए कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो होल तो खत्म हो गया, तो आयन बन गया ये और नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया। बोलो बेटा, ठीक है? ओके,
तो यहाँ पर होल्स इस तरह से आपको दिखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसके अंदर कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे ना, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, जितने इम्प्योरिटी आइटम आपने ऐड किए हैं वो सारे ही एक एक होल लेकर के आए हैं यहाँ पर, है ना। एंड निगेटिव चार्ज मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे एंड दोज आर कॉल्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बोलो बेटा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए हमने इसका नाम दिया हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। समझ पा रहे हैं, ये पी का पॉजिटिव लेकर, पॉजिटिव का पी लेकर के हमने यहाँ पर नाम इसको दिया हुआ है। ओके, एक चीज और समझिए, यहाँ पर ये जो एटम है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो होते हैं कि यहाँ पर ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाते हैं, इसलिए इन एटम्स को हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? डोनर एटम। ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पर ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी दिखाते हैं, अगर इनको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तुरंत उसको ले लेंगे। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। बोलो ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अब देखिए, अभी यहाँ पर मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बोल रहा था कि फ्री चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी भी एग्जिस्ट कर रहे थे इंट्रिंसिक के अंदर, देन हमने ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी तो वो चार्ज कैरियर ऑलरेडी बने रहे और कुछ एक्स्ट्रा आ गए। बल्कि ऐसा होता नहीं। ऐसा क्या होता है एक्चुअल में कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही इसके अंदर जो होल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ये जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को जाकर के डिफ्यूज करने की भी तो टेंडेंसी दिखाएंगे। बताइए, तो जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली होल्स का काउंट कम हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा यहाँ पर, इसका उल्टा यहाँ पर, भाई इसके अंदर भी यहाँ पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, अब आपने होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। अब जब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे आप तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे वो उन होल्स को डिफ्यूज भी करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, होल्स का काउंट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो गया। समझ पा रहे हैं ये बात? ओके। Yes. इसी चीज को मैथमेटिकली हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ जो है ये हमें एक जनरल आइडिया देता है चार्ज कैरियर्स की काउंट के बारे में किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर। इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इसके इक्वल होता है। मेंशन कर रहा हूं मैं नीचे, परेशान मत होइए। Ne इज कॉल्ड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है ये। NH called the number of holes in extrinsic semiconductor, and here Ni जो है it is called the number of charge carriers in intrinsic semiconductor।
अब यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है कंबाइनली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस रिलेशन से आपको क्या दिख रहा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो थे वो हमें सपोज नोन है। अब आप इसकी डोपिंग अगर करेंगे तो आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ाएंगे तो होल्स का काउंट कम हो जाएगा, आप होल्स का काउंट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ni² के ही इक्वल हमेशा रहने वाला है। ओके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मास एक्शन लॉ। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बेस्ड सबसे पहली डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड, जिसका यूज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्या है। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको दिख रहा है। हमने क्या किया, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, ठीक है, दोनों को प्लेस कर दिया। दोनों क्या किया, दोनों को ला करके एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस कर दिया। अब जब एक दूसरे कांटेक्ट में ला करके प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसको हमें समझना है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर दिखाता हूं कि हमारे पास ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने बोला आपको कि आप क्या करिए, पी को एन के साथ कंबाइन कर दीजिए। जैसे ही आप पी को एन के साथ कंबाइन करेंगे, 1 मिनट, ये है पी टाइप एंड ये था एन टाइप। आपने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे ही आप दोनों कंबाइन करेंगे वैसे ही यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या आप रियलाइज कर सकते हैं क्या होगा। तो बहुत आसान इस चीज को समझना। क्या है बेटा, इस तरफ हमने लिए थे, ये है एक्सेप्टर एटम, है ना, बताया था मैंने आपको अभी, ये क्या है, एक्सेप्टर एटम है। इस तरफ ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये डोनर एटम है। बोलो बेटा, तो डोनर एटम तो डोनेट करने की टेंडेंसी दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को, एंड एक्सेप्टर एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के पास आ गए, तो अब क्या होगा। तो अब तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये बहुत ही क्लियर है इस चीज को प्रेडिक्ट करना। बताइए एक्चुअल में क्या होगा कि दोनों ही एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम डिजाइन करेंगे, वैसे ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर कुछ होगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर के होल्स को डिफ्यूज करने जा रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर के होल्स को डिफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते जा रहे हैं डिफ्यूज करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं ना डिफ्यूज करने के लिए। बोलो, आप इफेक्टिवली ये भी बोल सकते हैं कि होल्स इस तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास। बोलो बेटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, जैसे ही t=0 पे आप यहाँ पर इस तरह से इनको इस सिस्टम को फॉर्म करेंगे, एक करंट फ्लो होगी विच इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या कितनी करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है एन टाइप से पी टाइप की तरफ, तो करंट किधर फ्लो हो रही है, पी टाइप से एन टाइप की तरफ, है ना बेटा। बोलो, किसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रही है, किसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, या फिर पी टाइप से होल्स जा रहे हैं। पी टाइप के अंदर कौन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो पॉजिटिव होल। तो आप बोलोगे दिस इज द करंट which forms because of the motion of due to the motion of majority charge carriers। किसकी वजह से हो रहा है ये, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन करंट फॉर्म हो रही है। डायरेक्शन कौन सी है, पी से एन टाइप की तरफ। कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में, बताइए। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अरे भाई रिप्लाई तो कर दो। Yes. Yes, sir.
अब अगर बेटा इस तरह से यहाँ पर ड्रिफ्टिंग इस तरह से सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होल्स इस तरह से मूव करने लगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लें और इधर के होल्स आप निकाल लें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज आयंस की एक लेयर बन गई है एंड इधर पॉजिटिवली चार्ज आयन की एक लेयर बन गई है, बन गई ना। और लगातार इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसको डिफ्यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये लेयर और थिक होती जा रही है, बोलो थिक होती जा रही है और लेयर ये, ठीक है क्या। तो बेसिकली वो रीजन जहां पर आपको इस तरह से चार्ज आयंस मिलने लगे, इस रीजन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन। ओके ठीक है। Yes, sir. इस डिप्लेशन लेयर के अंदर आयंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आयंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हुए। अच्छा आपको ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, ये जो इधर आप डायग्राम देख रहे हैं, कौन वाला, ये वाला, क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं कि भाई इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक फील्ड भी तो होनी चाहिए, बोलो। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई जैसे ही यहाँ पर लेयर, ये सारी चीजें देखो साइमल्टेनियसली हो रही है बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा, नहीं, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। जैसे ही आपने प्लेस किया वैसे ही डिफ्यूजन होने लगा, जैसे ही डिफ्यूजन होने लगा वैसे ही लेयर्स बनने लगी, जैसे ही लेयर बनी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पर। बताइए ठीक है क्या ये बात। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं कि लेट दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इंडक्शन का अलग रोल है, वो वाला इंडक्शन नहीं है, यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इस चार्ज एक्युमुलेशन की वजह से आई है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर के अंदर जनरेट हो चुकी होगी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, पक्का समझ पा रहे हैं ना। तो Yes, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि t इक्वल 0 जो था, t इक्वल 0 इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ कितनी थी, तो आप बोलोगे t इक्वल 0 इंस्टेंट पे तो डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, फिर धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्जेस का एक्युमुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, इधर पॉजिटिव का इधर निगेटिव का। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी यहाँ पर वो भी स्ट्रांग होती जाएगी, बोलो बेटा, और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होती जाएगी जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, है ना। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। अब इस Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड की वजह से एक फिनोमेना यहाँ पर और होगा, क्या कि बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट तो हमें क्लियर दिख रहा है कि लगातार डिफ्यूजन होता जाएगा, लगातार विड्थ बढ़ती जाएगी, तो क्या पूरे में ये डिप्लेशन लेयर फैल जाएगी, ये एक डाउट आ सकता है। तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर ये इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होते ही यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका मोशन निगेटिवली अफेक्ट होने वाला है। कैसे, यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ, फील्ड सेटअप हो गई, अब सपोज ये जो होल है, ये वाला होल, ये इधर से जाना चाहता है इस तरफ इस इलेक्ट्रॉन के पास, बट क्या होगा, जैसे ही ये इस डिप्लेशन लेयर में एंटर करेगा बेटा, इसमें एंटर करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर, होल इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, बताओ होल पे किधर फोर्स लगाएगी, बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, मतलब जैसे ही ये होल्स यहाँ पर आया वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस से इस होल्स को इधर भेज दिया गया, इस होल को इधर ही भेज दिया गया। इन द सेम मैनर यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इस तरफ जाना चाहेगा अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन को पास करना चाहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगने वाला है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी इधर ही भेज दिया गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को कम करती जाएगी, उनको अपोज करती जाएगी, उनके मूवमेंट को अक्रॉस द जंक्शन अपोज करती जा रही है। तो धीरे 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 आपको क्या दिखेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अक्रॉस द जंक्शन जाने ही नहीं दे रही है,
उस इंस्टेंट पे जाकर के आपको क्या दिखेगा कि इसकी जो विड्थ है वो अब फर्दर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि डिफ्यूजन फर्दर बंद हो चुका है। समझ पाए आप पूरा का पूरा फिनोमेना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको? बताइए, ठीक है क्या? यस सर। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर सेटअप हो रहा है। अच्छा, एक चीज और हो रही है अभी यहाँ पर, ये तो एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। एक चीज और हो रही है यहाँ पर, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो हमने देख लिया, बट इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं मैं, कुछ कम क्वांटिटी है बट है। तो ऐसे ही एन टाइप के अंदर पॉजिटिव होल्स भी तो है। बोलो बेटा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अगर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाए, डिप्लेशन लेयर में आ जाए, तो अब इस डिप्लेशन लेयर में एग्जिस्ट करने वाली इंटरनली जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ। तो ये क्या कर रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है पी टाइप के अंदर, उनको एन टाइप में भेज रही है फील्ड। एंड इसी तरह से यहाँ पे ये जो होल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये होल मोशन करते हुए डिप्लेशन लेयर में आ जाए, तो जैसे ही ये होल यहाँ पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगी। तो ये डोनर एटम जो सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है उनको अक्रॉस द जंक्शन मूव करा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इनका भी मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन, एंड इनके मूवमेंट की वजह से भी एक करंट फ्लो होती है विच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। एंड ड्रिफ्ट करंट जो होती है, इट फ्लोज ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ minority charge carriers across the junction ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, तो बताओ चार्ज करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? एन टाइप से पी टाइप। या फिर अगर मैं बोलूं कि होल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन में होगी? तो एन टाइप से पी टाइप। तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, किधर होती है? एन टू पी टाइप डायरेक्शन। बताइए, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? क्या ये सारी चीजें आप समझ पाए? आ गया था। These are the minority charge carrier. These are also minority charge carrier. ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें ये भी कंसिडर करना है, अब इनका मोशन भी कंसिडर करना है। आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को अपोज करती जा रही है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को सपोर्ट भी करती जा रही है। तो आपको क्या दिखेगा कि t इक्वल 0 पे डिफ्यूजन करंट जो थी वो लगातार कम होती जाएगी, एंड जो ड्रिफ्ट करंट थी वो लगातार बढ़ती जाएगी, है ना। एंड फिर आएगी एक स्टेट जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? देखिए ध्यान से कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट width of depletion layer becomes constant with further बढ़ना बंद हो चुकी होगी, and net current across the junction will be 0. नेट करंट कितना होगा बेटा? क्रॉस जंक्शन 0 होगा। एंड एक चीज और, नेट करंट 0 है बट इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को एब्सोल्युटली सीज नहीं किया जा सकता।
तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि बेसिकली नेट करंट जीरो है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर चार्ज कैरियर्स ने मोशन बंद कर दिया होगा। अभी भी डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, अभी भी ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है, बट दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच करके जस्ट इक्वल हो गए होंगे। डायरेक्शन में तो दोनों अपोजिट है ही, इसलिए नेट करंट यहाँ पर क्या हो गई, अक्रॉस द जंक्शन जीरो हो गई है। बताइए समझ पा रहे हैं आप सारी चीजें? यहाँ पर ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। सपोज ये इक्विलिब्रियम स्टेज ही मैंने दिखाई हुई बेटा, ठीक है। तो अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज में आपको क्या दिख रहा है कि फर्दर अब यहाँ पर कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कांस्टेंट हो चुकी है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आपको एरिया मैंने दिखाई, ये जो पूरा रीजन दिखाया, इस रीजन के अंदर तो आपको क्या दिख रहा है कि अब नेट करंट तो जीरो ही, तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डिप्लेशन लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है ना, एन टाइप से पी टाइप की तरफ डायरेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, देखिए किसके बीच में, मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं पोजीशन के साथ, ठीक है बेटा। पोटेंशियल का ग्राफ पोजीशन के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूं, और मैं सिंपली यहाँ पर पोजीशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग लेने वाला हूं। ठीक है, ओके। देखो ऐसा, अभी क्या होगा, अभी अगर पोजीशन और यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहां से यहां तक जब हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस द डायोड, जब हम यहाँ पे इन पोजीशंस पे पोटेंशियल देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कोई फील्ड तो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। तो जो कुछ भी पोटेंशियल होगा यहाँ पर, वो पूरे के पूरे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कांस्टेंट बना रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पर दिखने वाला है, ध्यान से देखिए। देखिए ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। आपको क्या दिख रहा है कि भाई हम जैसे से यहाँ तक जा रहे थे वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा था, जो कुछ भी था कांस्टेंट बना था। इसके बाद इस पोजीशन से जब मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा अक्रॉस द जंक्शन, आपको क्या दिख रहा है कि आप फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, एंड फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही ग्राफ दिख रहा है कि आप जैसे जैसे इस पोजीशन से फर्दर आगे जा रहे हैं, आपको पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है। अब पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंच करके मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद फर्दर कोई फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर से पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। बताइए समझ पा रहे हैं? हाँ, अभी हम पोटेंशियल को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पी के रिस्पेक्ट में एन के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, आपको क्या दिख रहा है कि पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। एंड अगर आप देखें तो हम यहाँ पर इफेक्टिवली बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन अक्रॉस द जंक्शन नहीं हो पा रहा है फ्रीली। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे जो होल्स थे, अब होल तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इसको किधर जाना होगा? ये लो पोटेंशियल पे जाना चाहेगा। नेचुरली इसके मोशन की टेंडेंसी किस तरफ होगी? लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो है ना। तो अभी यहाँ पर इस तरफ ये नहीं जा सकता क्योंकि ये तो हाई पोटेंशियल पे ही जाने वाली बात हो गई।
समझ पा रहे हो ना, पी के रिस्पेक्ट में एन हाई पोटेंशियल पे है तो इसलिए ये नहीं जा पा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाने की टेंडेंसी दिखाता है। अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन इस लो पोटेंशियल से लो ही पोटेंशियल, इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो उनके साथ देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है एंड ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाने की टेंडेंसी दिखाता है, इसलिए यहाँ पर ये इसके क्रॉस जा पा रहा है। समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अक्रॉस द जंक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। एंड इसी वजह से हम यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं दिस इज पोटेंशियल बैरियर। क्या है बेटा? ये पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, अब एक ये फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इक्वल होती है 0.7 वोल्ट के। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इक्वल होती है 0.3 वोल्ट के। ओके, ठीक है। Yes. तो अब नेक्स्ट है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब है बेसिकली कि हम सर्किट के अंदर डायोड को किस तरह से कनेक्ट करना है विद द बैटरी। पहला एग्जांपल मैंने मतलब दो तरह से हम बायसिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सामने ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, हमने एक बैटरी ली, उस बैटरी को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। देखिए कैसे कनेक्ट किया है, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि पी टाइप इज एट हाई पोटेंशियल एंड एन टाइप इज एट लो पोटेंशियल। अगर हम ऐसा करेंगे तो अभी जो यहाँ पर आपको सिचुएशन दिख रही है, जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कर रखा है। ठीक है, मतलब पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, या फिर रिलेटिवली हम हाई पोटेंशियल पे ले आए पी को। रिवर्स बायसिंग क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि अगर हमारे सामने ये एक डायोड था, इसमें ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, हमने इस तरह से बायसिंग कर दी कि एन टाइप जो कि ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे था उसको और हाई पोटेंशियल पे ले गए एंड उसके रिस्पेक्ट में पी टाइप लो पोटेंशियल पे आ गया है, तो ये जो बायसिंग है ये क्या कहलाएगी? रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। समझ पा रहे हैं ये बात आप? ओके, क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग द बायसिंग? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम बहुत ही स्मॉल इंटरवल के हिसाब से यहाँ पर देखते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? हम एकदम जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व की उनको हम, आप बोल सकते हैं कि बहुत स्लो मोशन कैमरे के हेल्प से देख रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। वैसे तो हमें दिखती नहीं है, फील्ड तो दिखेगी नहीं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस को बहुत ही स्लो करके लेके चल रहा हूँ। क्या क्या मुझे चेंजेस दिखेंगे ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग? क्या क्या चेंजेस यहाँ पर दिखेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। इनिशियली यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि डिप्लेशन लेयर इस तरह से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं बेटा, एक हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दूं एंड यहाँ पर एक लो पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, तो अब यहाँ का जो हाई पोटेंशियल है वो क्या करेगा, वो इन पॉजिटिव होल्स को पुश करेगा, है ना, एंड इधर का लो पोटेंशियल इधर के पॉजिटिव होल्स को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ? बताइए क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? इधर का लो पोटेंशियल इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, आपने ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, इस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किए हैं दोनों साइड, इनकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको अक्रॉस द जंक्शन मूव करने में हेल्प मिलने वाली है ना? ओके, तो अक्रॉस द जंक्शन यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन बढ़ने लगेगा एंड अक्रॉस द जंक्शन अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन करंट बढ़ने लगेगी, है ना? डिफ्यूजन करंट बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जो ड्रिफ्ट करंट है उसके बारे में क्या बोलेंगे, तो उसके साथ उल्टा होने वाला है। देखिए क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ये हाई पोटेंशियल अपनी तरफ पुल करेगा ना? बोलो बेटा। इधर का जो होल्स है उनको इस तरफ पुल करेगा
तो अभी क्या हुआ, ये जो आपने एक्सटर्नल बायसिंग की है इसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन नहीं जा रहे हैं, अब वो तो जंक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, है ना। या फिर जो पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे अब उससे कुछ कम जाएंगे, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। दोनों चीजें हैं, देखो पहले के कंपेरेटिवली कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर पा रहे होंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ड्रिफ्ट करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती थी, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है उनका मूवमेंट कम होने लगा है क्रॉस जंक्शन, तो ड्रिफ्ट करंट लगातार कम हो रही है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ एक चीज और होने वाली है, देखिए अभी क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ लेट यहाँ पर डिप्रेशन लेयर ये पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रही थी। अभी डायग्राम थोड़ा सा मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मान लिया कि पूरे ही रीजन में ड्रिफ्ट करंट यहाँ से यहाँ तक डिप्रेशन लेयर एग्जिस्ट कर रही थी, एंड ये थी इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेसिकली हम डिप्लेशन लेयर किसको बोल रहे हैं, वो रीजन जहां पर आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को तो डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं। अब जैसे ही आप ये एक्सटर्नल बाइसिंग करेंगे तो इस एक्सटर्नल बाइसिंग की वजह से क्या होगा कि इधर के जो होल्स हैं वो पुश किए जा रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश किए जा रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, है ना। क्लियर है क्या। तो इस तरह से जब इनको पुश किया जाएगा तो ये यहाँ पर ये जो लेयर थी वो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगी, इधर वाली इलेक्ट्रॉन्स की लेयर यहाँ पर आएगी। तो लेयर्स अगर इस तरह से लगातार दोनों तरफ से चार्जेस की ड्रिफ्टिंग हुई और वो यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है फिर से इस रीजन में आ गई केवल, क्योंकि यहाँ तक तो चार्जेस आ चुके हैं ना। बताइए समझ पा रहे हैं, इनकी वजह से चार्जेस यहाँ पर आ चुके हैं। बोलो बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। भाई ये जो एक्सटर्नल बाइसिंग आपने की है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया वो लेयर वो चार्जेस को पुश कर रहा है, तो उस पुश की वजह से यहाँ पर वापस से जो डिप्रेशन लेयर है पहले अगर चौड़ी रही होगी, इसकी विड्थ ज्यादा रही होगी, तो अब इसकी विड्थ लगातार कम होती जाएगी, है ना। बताइए विड्थ इसकी लगातार कम होगी, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या हो रहा है कि ये जो एक्सटर्नल बाइसिंग आपने की है उसकी वजह से एक फील्ड यहाँ पर आ गई है एक्सटर्नली, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड है। नेट फील्ड इन द डिप्लेशन लेयर जो है वो भी तो कम हो गई, क्योंकि डिप्लेशन लेयर में जो फील्ड थी उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इस तरफ थी। एंड एक्सटर्नल फील्ड जो आपने सब लगाई है वो तो अपोजिट लगाई है उसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर पहले से कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी कम होने लगी। ठीक है बेटा, ओके, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी लगातार कम होती जा रही है। तो ये सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं सबको नोट कर लेता हूँ पहले। देखिए चेंजेस, अब ये जो चेंजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो रेट से आ रहे हैं, ये बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे, बट आएंगे जरूर। क्या क्या मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, पहला है width of depletion layer decreases। second observation है value of potential barrier decreases, potential barrier की वैल्यू कम होगी। then diffusion current increases, then drift current decreases, है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बेसिकली इक्विलिब्रियम जब था तब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट दोनों जस्ट इक्वल थे, इसलिए नेट करंट का जंक्शन जीरो था। अभी आपने एक को बढ़ा दिया एक को कम कर दिया, तो नेट करंट तो अब जीरो नहीं रह गया। तो आप बोलेंगे नेट करंट फ्लोज थ्रू जंक्शन, है ना।
a net current flows through junction which is called फॉरवर्ड करंट, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। एंड बेटा जो फॉरवर्ड करंट होता है अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है कि इसका जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर का होता है, ठीक है। एंड फॉरवर्ड करंट कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि फॉरवर्ड करंट जो होगी वो इक्वल होगी डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब जो डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी थी, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी टाइप से एन टाइप की तरफ, तो डिफ्यूजन करंट ही ज्यादा है तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो पी साइड से एन साइड की तरफ होगी। बोलो ठीक है। इसीलिए हम डायोड का एक डायग्राम भी यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए डायोड के लिए भी एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, इस तरह का एक सिंबल ड्रॉ किया जाता है फॉर द डायोड। इसमें आपको लिख करके नहीं दिखाया जाएगा कि विच इज पी टाइप विच इज एन टाइप। बाय डिफॉल्ट इट इज पी साइड एंड इट इज एन साइड। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको यहाँ पर डायरेक्शन के लिए एक एरो हिडन दिख रहा है ना आपको, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द डायोड। तो फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ हो सकती है तो डेफिनेटली पी टाइप ये होगा, एन टाइप ये होगा। दिस इज द सिंबल फॉर द डायोड, ठीक है। ओके चलो रिवर्स बायस में देखते हैं, रिवर्स बायसिंग में देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने ऐसे दिखा दिया। डिप्लेशन लेयर की विड्थ पहले से कम हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है ये वाला रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में सारी चीजें उल्टी होने वाली है। क्या होगा कि भाई आप यहाँ पर जो जिसको लो बोल रहे थे उसको और लो पे ले गए हैं, एंड जो हाई पोटेंशियल पे था उसको और हाई पे कर दिया आपने। तो अब क्या होगा, तो अब डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये जो हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल इधर के इलेक्ट्रॉन्स को तो अब डेफिनेटली उस तरफ नहीं जाने देगा, है ना। बोलो बेटा, हाँ इधर के जो होल्स हैं उनको जरूर ये इस तरफ पुश करने वाला है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन जो है उसको सपोर्ट मिलने वाला है फर्दर, एंड जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनके मोशन को फर्दर अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ उल्टे होंगे, सारे रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे यहाँ पर। तो ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग क्या क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो सब उल्टा। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। अब इस बार डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी ना, ये बात समझ पा रहे हैं आप। ये जो चार्जेस हैं, यहाँ के जो चार्जेस हैं, इनको अगर मैं इस तरफ पुल कर लूं बैक साइड में, और इधर के चार्जेस को इस तरफ पुल कर लूं, तो क्या होगा, यहाँ पर आयंस का जो लेयर है वो और ज्यादा यहाँ पर आ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इस बार इंक्रीज होगी। और क्या होगा, डेफिनेटली जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी डिप्लेशन लेयर में वो तो थी, यहाँ पर एक एडिशनल फील्ड और आ गई है ना, एक्सटर्नल जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी वजह से। तो नेट फील्ड बढ़ गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। और क्या होगा, इस बार बेटा ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है, डिफ्यूजन करंट कम हो रही है, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कम हो गई है एंड ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ गई है। इस बार भी आपको क्या दिखेगा कि नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन फ्लो होने वाली है, क्योंकि इस बार भी एक करंट बढ़ी है, एक करंट कम हुई है, ठीक है। नेट करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन विच इज कॉल्ड द रिवर्स करंट दिस टाइम। इस बार जो करंट फ्लो हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिवर्स करंट, क्योंकि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में फ्लो हो रही है। एंड इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है बेटा माइक्रो एम्पियर का। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये कि इसका जो ऑर्डर होगा वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा।
हाँ, जो रिवर्स करंट है उसको हम कैसे बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई ड्रिफ्ट करंट जो थी उसमें से डिफ्यूजन करंट को कम कर दो, दैट इज द रिवर्स करंट। अच्छा, रिवर्स करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जो ड्रिफ्ट करंट की होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कौन सी होती थी? तो एन टाइप से होल से जाते थे पी टाइप की तरफ, तो एन से पी की तरफ वाली डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी? एन टू पी टाइप। डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? एन से पी टाइप की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे अगर मैं विद दिखाऊं, वन मिनट, ये देखो मैं विद दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पर इस बार पहले से बढ़ गई है। ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई है। ओके, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अभी और भी हैं यहाँ पर, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए क्या, अभी इस तरफ रिवर्स बायसिंग चल रहा है, इधर फॉरवर्ड बायसिंग चल रहा है, ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है बेटा, देखो अभी यहाँ पर एक वोल्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। ये क्या होता है नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये जो डायोड है इसके अंदर यहां पर डिप्लेशन लेयर थी, पी टाइप के कंपेरेटिवली एन टाइप हाई पोटेंशियल पर था, एंड यहां पर हमने सपोज इस तरह से बैटरी कनेक्ट की। समझिएगा बात, मैं एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा से कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने बोला सपोज ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर रहा था ना बेटा। इक्विलिब्रियम स्टेज में जब हमने बायसिंग नहीं की थी, वो पोटेंशियल बैरियर जो था उसकी वैल्यू कितनी थी? अभी सिलिकॉन के लिए मैंने बताई थी 0.7 वोल्ट। तो पी के कंपेरेटिवली एन जो है वो 0.7 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल पर है। अगर मैं यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइड मैंने पी से कनेक्ट कर रखी है डेफिनेटली, बट अगर इसकी वैल्यू मैं 0.3 वोल्ट ही लूं केवल, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे ऑल्दो ये पी टाइप जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है, बट फिर भी यहाँ पर अभी भी पी के कंपेरेटिवली एन हाई पोटेंशियल पर ही है। समझ पा रहे क्या मेरी बात? क्योंकि यहाँ पर पी के कंपेरेटिवली जो एन है वो 0.7 वोल्ट हाई पोटेंशियल पर था ऑलरेडी। बोलो बेटा, तो हमें एटलीस्ट अगर हम पी टाइप को हाई पोटेंशियल पे लाना चाहते हैं एन के कंपेरेटिवली, तो एटलीस्ट हमें कितना पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा बताओ? तो एटलीस्ट 0.7 वोल्ट, क्योंकि लिमिटिंग केस में हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली जब 0.7 वोल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तब जाकर के पी टाइप एन टाइप के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर आ पाएगा, उसके पहले नहीं आएगा, है ना? समझ पा रहे हैं? तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। ओके, सिलिकॉन के लिए 0.7 होगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा, इस तरह की वैल्यूज होती है। ठीक है बेटा, ओके। एंड इसके बाद ही आप देखा जाए तो टेक्निकली इसके बाद ही जब आप इससे हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे नी वोल्टेज से ज्यादा, तभी आप बोल पाएंगे ना पी टाइप एन टाइप के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे है, दैट मीन अब जाकर के वो फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? यहां पर हम एक देखो, पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द फॉरवर्ड वोल्टेज वो जब पी को पॉजिटिव मानते हैं तब जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द पोटेंशियल बैरियर or the depletion layer
both just vanish and the डिप्लेशन लेयर जस्ट वैनिश। वो वैल्यू जिस पे जाकर के जस्ट खत्म ही हो जाए, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाए, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाए, उसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज। एंड सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यूज होती हैं, फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। देन देखिए आगे, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक V वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। V की वैल्यू में 0 से फर्दर आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बेटा, V की वैल्यू में 0 से फर्दर आगे अब बढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया है। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है इसकी वजह से कुछ करंट भी फ्लो होगी। करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर सपोज एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज को हम अपने अकॉर्डिंगली वेरी करा सकते हैं सपोज। तो अभी इस केस में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड करंट होगी। एंड फॉरवर्ड करंट के लिए हम एक इक्वेशन भी लिखते हैं, इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड करंट। देखिए क्या है इक्वेशन, कि I इक्वल होगा I नॉट e टू द पावर EV बाई KT। क्या लिखा है, EV बाई KT माइनस 1। यहाँ पर ये वाला E जो है ये तो एक्सपोनेंशियल वाला E है, बट ऊपर जो E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स क्या हैं ये मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। हियर V इज द फॉरवर्ड वोल्टेज जो आपने बैटरी से अप्लाई किया है। K is the Boltzmann constant। T is the absolute temperature of the specimen or of the semiconductor। And most importantly यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है I नॉट। I नॉट is called reverse saturation current। भाई आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई बाकी चीजें तो हमें ठीक है चलो समझ में आ गई कि हाँ ये था, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का क्या मतलब, हम फॉरवर्ड करने की इक्वेशन लिख रहे हैं बट रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अभी इसको भी समझते हैं। चलो इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी बात करनी पड़ेगी अब रिवर्स वोल्टेज की, ठीक है, रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग के अंदर भी हम यहाँ पर एक वोल्टेज डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है समझो। पहले हमने यहाँ पर बेटा ये लिया एक पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप हाई पोटेंशियल, पी टाइप लो पोटेंशियल पे था, एन टाइप हाई पोटेंशियल पे था, और हमने बैटरी भी ऐसे ही कनेक्ट कर दी, मतलब उल्टा ही कर दिया। पी टाइप लो पे था उसको और लो पे कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि रिवर्स करंट फ्लो होगी डायोड के अंदर। अगर हम V का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ाते जाएं कीपिंग द पोलैरिटी कांस्टेंट, तो वैल्यू आप लगातार बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे जो रिवर्स करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट के अंदर ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिवर्स करंट लगातार बढ़ती जा रही। देखो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिस इंस्टेंट पे जाकर के बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। इस वैल्यू पर, वोल्टेज की इस वैल्यू को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड हम देखते हैं कि इस इंस्टेंट पे जाकर के ये जो डायोड होता है इसके अंदर इंटरनली ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, मतलब ये डायोड जो है वो डैमेज हो चुका है, इसका ब्रेकडाउन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने बोल दी ये सारी चीजें, अभी ब्रेकडाउन पे वापस आएंगे तो मैं और क्लियर करूंगा कि क्या है एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ कि वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज की किसी सर्टेन वैल्यू पे जाकर के, एक लार्ज वैल्यू पे जाकर के जो रिवर्स करंट होती है उसकी वैल्यू बहुत ही हाई हो जाती है। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है ऐसा हम बोलते हैं। लिख देता हूं मैं ये इंफॉर्मेशन।
the reverse voltage at which a huge amount of reverse current starts flowing is called reverse voltage. परेशान मत होइए, ये क्यों हुआ इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, Yes, ओके। sir. Yes. इसके लिए भी इक्वेशन लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर इक्वेशन फॉर रिवर्स करंट। रिवर्स करंट की इक्वेशन देखिए, रिवर्स करंट की इक्वेशन होती है इस तरह की कुछ। दोनों कोई फर्क है? बताओ, कोई फर्क है दोनों में? नहीं, सेम ही है। फर्क आएगा इसके आगे, जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज लेते हैं तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, एंड जब हम रिवर्स वोल्टेज लेते हैं तो उसको कैसे लेते हैं बेटा? नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर जो V दिख रहा है ना, वो आपको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं? जब आप V को नेगेटिव लेंगे, मतलब इक्वेशन एक ही है दोनों की इक्वेशन एक ही है, बट हमने क्या किया, वोल्टेज को ही नेगेटिव यहाँ पर लिया। अब जब वोल्टेज को आप नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगी आपको। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज माइनस ऑफ आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। मैंने इस टर्म को आगे Yes, लिया sir. है, इसको पीछे लिया है, फिर इसको डिनोमिनेटर में से लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज हम बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें, V की वैल्यू बहुत हाई कर दें, तो अब V की वैल्यू हाई करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, एंड जब ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो I की वैल्यू I नॉट को अप्रोच करेगी, बट आगे नेगेटिव साइन भी दिख रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ओके। Yes, sir. क्या दिखा रहा है ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि बेसिकली आप बहुत हाई वोल्टेज भी अगर अप्लाई करेंगे तो भी जो करंट आपको मिलने वाली है वो आई नॉट है, सैचुरेट हो चुकी है करंट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोल रहे हैं बेटा हम इसको? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है ना? नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉरवर्ड करंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन आप लेकर रहे हैं P से N की तरफ, तो M से P की तरफ करंट फ्लो हो रही होगी। ओके, ठीक है, तो अपोजिट एक्शन रिवर्स करंट, इसलिए ऐसा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई है, इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। ग्राफ को देखिएगा, बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हम एक टाइम पे कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए बाकी फैक्टर्स को वेरी करा करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं विच इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एंड इसके लिए जो ग्राफ बनाते हैं हम उसको बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर कर्व वर्ड यूज नहीं किया है तो भी इसका मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं, ये समझिएगा। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। देखिए यहाँ पर है वोल्टेज, यहाँ पर है करंट, ठीक है। आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। समझ पा रहे हैं? आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। इस ग्राफ के अंदर आपको दिखेगा कि इनिशियली वोल्टेज की वैल्यू जब बहुत स्मॉल थी, तब तक करंट जो थी फॉरवर्ड करंट वो बहुत ही स्लो रेट से बढ़ रही थी। हाँ, एक वोल्टेज की वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद फर्दर अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट काफी रैपिडली बढ़ने लगी। आपको स्लोप में चेंज दिख रहा है काफी ज्यादा।
ये जो वोल्टेज है दिस इज द नी वोल्टेज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब तक आपने नी वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई किया है तो डेफिनेटली करंट तो फ्लो होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट तो आपने डिस्टर्ब करी है, तो फॉरवर्ड करंट तो मिल रही बट बहुत स्मॉल थी। हाँ, नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने में आपको करंट की वैल्यू काफी ज्यादा मिल रही। ये एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम रिवर्स बायसिंग के लिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट दिखता है। क्या? इधर है वोल्टेज, इधर है करंट। अब रिवर्स वोल्टेज तो नेगेटिव होता है, रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव होता है, इसलिए हम किधर लेंगे ग्राफ? हम इस तरफ से ग्राफ दिखाएंगे। एंड रिवर्स करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में है इसके रिस्पेक्ट में, तो करंट भी इसे नीचे ही दिखानी पड़ेगी आपको, तो आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा। इस तरह का कुछ ग्राफ दिखेगा। इस ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये देखो वोल्टेज की वैल्यू जब तक इस वैल्यू से कम थी तब तक करंट जो है वो बहुत ही स्मॉल थी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है करंट बेटा, एंड वोल्टेज वोल्ट में चल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आपने वोल्टेज की वैल्यू इस वैल्यू से भी ज्यादा लगाई तो करंट बहुत ही हाई रेट से बढ़ गई, एंड इस वोल्टेज को हमने क्या बोला? ब्रेकडाउन वोल्टेज। बताइए, ठीक है? ओके, क्लियर? एक लास्ट पॉइंट केवल रह गया है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए कि बेसिकली इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक डायोड हमें गिवन है एंड आपसे बोला गया कि ये सिलिकॉन का है, हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एज वेल एज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगाया है। तो ये जो सर्किट होगा ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाने वाला है। देखो जो सर्किट होगा हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल बैरियर था, अब हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो ये 0.7 वोल्ट का जो पोटेंशियल बैरियर था, पहले तो ये जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये 0.7 वोल्ट वोल्टेज को ओवरकम करेगा, फिर जो बचा हुआ वोल्टेज होगा सिर्फ वही यहाँ पे करंट को फ्लो करा पाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर ले लेंगे, अगर जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट का ले लेंगे। और आप पूछोगे कि अगर सर यहाँ पर आइडियल डायोड होता, अगर यहाँ पे मेंशन ही ना हो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का, आपसे आइडियल डायोड बोल दिया, तो आप बोलेंगे फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड के केस में अगर सेम चीज होती तो हम सिंपली इस डायोड को शॉर्ट कर देने वाले हैं विदाउट कंसीडरिंग एनी पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। कोई भी नी वोल्टेज हम वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? Yes, sir. रिवर्स बायसिंग के केस में क्या करेंगे, तो फॉर रिवर्स बायसिंग, देखो रिवर्स बायसिंग के केस में आपको समझना बेटा कि ब्रेकडाउन के बाद तो डायोड डैमेज हो गया है ऐसा मान के चलिए, उसके पहले जो करंट फ्लो हो रही है वो बहुत ही स्मॉल है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की, एंड माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की जो करंट है उसको हम निग्लेक्ट करके चल सकते हैं सर्किट के अंदर। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इन रिवर्स बायसिंग, अगर कोई भी डायोड आपने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ है तो इन दैट केस वो डायोड आपको सिंपली ओपन कर देना है, चाहे वो आइडियल हो या ना हो, ठीक है। हाँ, अगर एडिशनली आपसे बोला गया है कि रिवर्स बायसिंग में ये डायोड इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इफेक्टिवली, तो जरूर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपली ओपन कर देंगे, ठीक है। ओके, Yes. आपको ये ऐसा सर्किट दे दिया गया, आपको क्या बताना, I1 एंड I2 की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। दो डायोड्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं D1 एंड D2। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि जो डायोड मैंने कनेक्ट करे हुए हैं वो किस बायसिंग के साथ कनेक्ट किए हैं, दैट मीन फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड। अगर फॉरवर्ड बायस्ड है और गिवन है कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग न्यू वोल्टेज लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वो आइडियल होगा। अभी यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर पी टाइप कनेक्टेड है इसके साथ, पी टाइप हाई पोटेंशियल पे है, इसलिए D1 कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड D1 अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या इसका कोई मटेरियल गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली शॉर्ट करने वाले हैं, तो मैंने इसको कर दिया शॉर्ट। इसी तरह से D2 को देखें, D2, तो D2 के लिए भी तो सेम चीज है बेटा,
देखो इसका पी टाइप कनेक्टेड है ना, पी टाइप, यहाँ पर ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा। तो एन टाइप लो पोटेंशियल पे, पी टाइप हाई पोटेंशियल पे, तो ये भी क्या था, फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड ये फॉरवर्ड बाइस्ड है एंड आइडियल भी है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली शॉर्ट कर देंगे। सर्किट हमारे सामने इस तरह का दिख रहा है। अब इस सर्किट के अंदर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ से जो भी करंट आएगा, ये I2, वो I2 पूरा का पूरा इस तरफ से जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? पूरा का पूरा करंट I2 इधर से चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इस पूरे पार्ट में करंट स्ट्रेट ऐसा निकल जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टेंस। तो आप सर्किट को देख पा रहे हैं, आपको क्या दिखेगा, टोटल करंट जो यहाँ पर सर्किट में फ्लो होगी वो इस पाथ के थ्रू होने वाली है। एंड टोटल करंट अगर सर्किट में इस पाथ के थ्रू फ्लो हो रही है तो बताइए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो I की वैल्यू आप लिखोगे कि इक्वल होगी I 10/2 किलो ओम, मतलब 5 मिली एम्पियर। उस I में से इस तरफ कितनी जाएगी? तो पूरी की पूरी करंट ऐसे जा रही है, तो I1 की वैल्यू 0 है एंड I2 की वैल्यू 5 मिली एम्पियर के इक्वल ही है। हमारे आंसर ये दोनों हो गए। ठीक है, ओके। Yes, sir.